दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैंने आपको बताया था पहली बार एआईबी पार्क के रुख में जो बदलाव आया और बड़े ही कैटेगोरिकली, कन्विंसिंगली, फोर्सफुली अपने सीओडी के पहले ही पॉइंट में बैंक पेंशन अपडेशन ने वो लिखा कि रेगुलेशन है, इंप्लीमेंट कीजिए। और उसके बाद सारी प्रक्रिया बताई जो हम बड़े दिनों से बता रहे थे। एकदम उस लाइन से हट गए, निगोशिएशन को तो खत्म ही कर दिया। इसी लाइन की जरूरत थी एक रिटायर्ड एसोसिएशन से। हम चाहते हैं यही लाइन एआईबीआरएफ पकड़े, सीवीपीआरओ पकड़े, और ये जो नदब साहब हैं, ये पुराने घिसे पिटे जो लोग हैं, इनको साइड में करें, अपने रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराने की बात करें। चाहे ये करें या नहीं करें, लेकिन हमारा काम है यही है कि रेगुलेशन बहुत ही सशक्त है, लागू करें। और रिसेंटली एक लेटर जो कम्यूटेशन से संबंधित डीएफएस ने आईबीए को लिखा था, वो प्रूव करता है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पेंशन के सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स पर आधारित हैं और सीसीएस रूल 1972 में इम्प्लाइड अपडेशन है। एक्सप्रेस अपडेशन 66 के अनुसार हुआ है। यानी हमारे पास दोनों प्रकार से अपडेशन है। एक्सप्रेस 35.1 में अमेंडेड इन 2003। उसके बाद इम्प्लाइड अपडेशन ये स्वयं डीएफएस ने मान लिया है, और सीसीएस रूल्स 1972 के अंतर्गत आने वाले जितने कर्मचारी हैं 2021 तक इनको इम्प्लाइड अपडेशन होता रहा है। उसी के बेस पे हमारे रूल्स बने हैं और हमारा भी इम्प्लाइड अपडेशन है। हिस्टोरिकली आरबीआई को मिल चुका है, हमें भी मिलना चाहिए। सीपीएफ के बदले उन्होंने पेंशन ली थी और हमने भी सीपीएफ के बदले पेंशन ली है। उनका अपडेशन हो चुका है, हमारा अपडेशन, चारों ओर से हमारा अपडेशन बनता है। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसको मैं बार बार कह रहा था। 1970 एक्ट के अनुसार वो प्रक्रिया यहाँ एआई पार्क ने अपने लेटर में चार्टर ऑफ डिमांड में डाली हुई है, उसको केवल पढ़ के बताऊंगा। Although the pension scheme was introduced and implemented in the year 1994, retrospectively from 1196, including the updation of pension for those who were eligible at that point of time, the Bank Employees Pension Regulation 95 were framed by the respective board of the bank. जैसे ये रेगुलेशन नोटिफाइड हुआ 29/9/1995 से पहले सारा जो भी कदम हुआ वो सारा निगोशिएशन से संबंधित था। और जैसे ही जितने निगोशिएशन हुए थे, निगोशिएटेड सेटलमेंट 29/10/1993, 1994 की जो बात हो रही है, और भी जो कुछ हुआ, जैसे ही ये नोटिफाइड हुआ रेगुलेशन के रूप में, तो पीछे वाली पीछे रह गई और रेगुलेशन ने कवर कर लिया। और रेगुलेशन विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय, किसने बनाया ये माना जाएगा, चाहे ये किया और चाहे नहीं किया, पार्लियामेंट के सामने रखा या नहीं रखा। लेकिन जैसे ही 1970 एक्ट के अनुसार इसको आप नोटिफाइड करोगे तो एक माना जाएगा एक पर्टिकुलर प्रक्रिया से निकल करके गया है, और वो प्रक्रिया यहाँ पर एआई पार्क ने मेंशन कर रखी है। कहते हैं द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 वर फ्रेम्ड बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ द बैंक। ये आपके 1970 के एक्ट में दे रखी है। एक्सरसाइजिंग द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 192F of the banking companies acquisition and transfer under 1970 after consultation with the Reserve Bank of India and the previous sanctions of the government। ये इसका जरूरी था। ये माना गया कि BPR 1995 में बैंक भारत सरकार की अनुमति और कंसल्टेशन आरबीआई से हुआ है। इसके बाद द सैड रेगुलेशन पर नोटिफाइड द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, और इनको ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड किया गया था, एंड वर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द फ्लोर्स ऑफ द बोथ हाउस, और दोनों हाउसों राज्यसभा लोकसभा के पटल पर रखा गया। दोस्तों, इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई जिस पर रेगुलेशन बना 35 में बन, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराए, एग्जीक्यूटिव नकार दे, डीएफएस नकार दे। पहली बार एआई पार्क ने साफ साफ इनकी धोती खोल दी है। द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 95 10 बिके ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बन चुका है। अब इनसे ये पूछा है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है,
प्राइमरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाती है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा बने हुए कानून द्वारा दी हुई शक्तियों के अनुसार एग्जीक्यूटिव बॉडीज बनाती है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इक्वल टू एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इस शक्तियों को प्रदान करता है कि सेक्शन के माध्यम से तब बनता है, और शक्ति मिली सेक्शन 1970 का एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था। हैविंग फोर्स ऑफ लॉ एंड ऑल्सो मैंडेटरी टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्ट्रूमेंट। और ये फोर्स ऑफ लॉ है और ये फाइनल है, मैंडेटरी है, बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है, इस पर नेगोशिएशन नहीं हो सकता। सारे रास्ते बंद है नेगोशिएशन के, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। इसको केवल और केवल इंप्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है। आगे रेगुलेशन 35(1) explicitly provided that basic pension and additional pension respect of employees who retired between 1st day of January 1986 and 31st day of October 19 will be updated as per the following given appendix। एक तारीख दे रखी थी कि इस बीच के लोगों का अपेंडिक्स ऐसे के, ये नहीं कहा गया था इससे आगे वालों का नहीं होगा। और इस तारीख को इस प्रकार इंटरप्रेट किया गया कि केवल इसी बीच का अपडेशन होना है, आगे नहीं होना है, और इन्होंने अपडेशन नहीं किया। इस एम्बिग्यूटी हटाने के लिए, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए 2003 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। अमेंडमेंट किया गया था क्या? विद ए व्यू टू मेक द प्रोविजन फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन ओपन एंडेड and universally and mandatorily applicable, the regulation 35(1) was duly amended by the Banks Board following the due process of law and notified in the Gazette of India। बैंक बोर्ड ने इसको चेंज किया और क्या लिया? बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूले के बन ये बन के आ गया, डेट को निकाल दिया और साफ साफ कहा बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड, एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल। क्यों एडिशनल पेंशन हर एक को लागू नहीं होती, ये केवल कुछ अलाउंसेज होते हैं जो पीएफ के लिए रेकनेबल होते हैं, उनका 50% जो होता है वो पेंशन में काउंट होता है। जहां भी लागू होगी दोनों अपडेट होंगी और दोनों के फॉर्मूले अपेंडिक्स में 1 में डाले जाएंगे। डले हुए 1986 से लेकर के 31 आगे भी हुआ 1992 तक। भाई इतना जबरदस्त और साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कहाँ छपाओगे आप? नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ द विंडो ऑफ डेट्स, यूज ऑफ वर्ड सेल in place of will and formally in place of formula speak volumes about open-ended mandatorily application on multiple occasions, whether जब भी अपडेशन होगा, जब भी रिवीजन होगा, अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूले डाले जाएंगे। द बैंक्स बीइंग द इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू इम्प्लीमेंट अमेंड रेगुलेशन फॉर सक्सेसिव। और जो बैंक्स हैं भारत सरकार की एजेंसी हैं, ये स्टेट्स हैं, ये सैलरी रिवीजन कमेंसिंग फ्रॉम 1 नवंबर 1992 सिंपली बिकॉज द गवर्नमेंट आईवी हैव फेल्ड टू नोटिफाई द पेंशन अपडेशन फॉर्मूली। और ये कहीं का, और यही स्टैंड माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, यानी जो रेगुलेशन का स्टैंड माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है वही स्टैंड उन्होंने यहाँ लिया है। आरबीआई लाइन की बात नहीं कर रहे हैं वो, क्यों? आरबीआई लाइन रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, बात भी नहीं की उन्होंने। हालांकि इसकी बातें होंगी, कोर्ट में भी आएंगी, क्योंकि बेस जो पीछे चला रहा है वो सारी बातें जिनके बीच में हुई थी, जिसके बेस पर रेगुलेशन बना हुआ है, नोटिफाइड हुआ है, एक प्रोसेस से गुजरा है। उस प्रोसेस में आप निगोशिएशन की, आरबीआई लाइन की बात नहीं कर सकते हो, लेकिन बन के तो वहीं से आया। तो सीधी सी बात है, जहाँ जिस बेस पर ये रखा गया है तो बेस तो देखा जाएगा ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब देखता है कि भाई सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है और उसको विवाद जब होता है तो उनको कहा जाए खुदाई की जाती है। जब इसकी खुदाई की जाएगी तो पता चलेगा कि निगोशिएशन जब हुआ था इस सारी बातों का डिस्कशन हुआ था और पेंशन अपडेशन के लिए था। दोस्तों, ये जो कदम एआईबी पार्क ने उठाया है, इससे इनके रुख का पता चलता है और रेगुलेशन के प्रति इनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। और मुझे लगता है कि पेंशनर्स का मुद्दा यदि इसी प्रकार ये लोग उठाएंगे, डीएफएस करे या नहीं करे, आईबीए कितना ही ऊपर नीचे हो ले, देख रुख बिल्कुल साफ और सुथरा होना चाहिए। अब तक रुख साफ और सुथरा नहीं था, क्योंकि यही लोग थे एआईबी पार्क और राइज, इन्होंने जो सिनॉप्सिस दिया था इनमें दोनों ही चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया था, फंड को भी कर दिया
और इन्होंने 35(1) को खरीद दिया। और इतना कैटेगोरिकली नहीं था, इतना स्पेसिफिक नहीं था। और फंड थ्योरी का जब गीत गाया गया तो पता चला कि वहाँ शायद मामला खराब हो गया होता, लेकिन संभल गए सिंघवी साहब, क्योंकि उनके पास और भी नॉलेज थे, और भी बातें थी। अब मुझे लगता है कि एआई पार्क ने सही लाइन पकड़ ली है, और दूसरे जो संगठन हैं वो भी सही लाइन पकड़े, केवल और केवल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराने की बात करें और कोई बात ही नहीं करें। यही आपसे जीत है। मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू।